हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी एस सेंटर। देखिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट एक कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से ये आर्टिकल आया हुआ है। हम इसका बैकग्राउंड के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं। ये न्यूज होगा और विद एडिटोरियल के साथ, समझ रहे हैं। और ये आपका ऑलमोस्ट मैं अब 50% कोशिश करूँगा कि जो इन्वायरमेंट से रिलेटेड या बायोडाइवर्सिटी क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड है उसको मैं पूरी तरह से कंप्लीट कर लूँ। वीडियो बड़ी हो सकती है तो डोंट वरी, हमारा पर्पस सॉल्व होना चाहिए। वीडियो कितनी बड़ी होती है हमें उतना मैटर नहीं करता है। अगर हम आधे घंटे 1 घंटे में इस टॉपिक को समझ जाते हैं तो हमारे लिए आसान होगा। इधर क्लियर। दूसरी चीज़ है कि इसमें फैक्ट्स पढ़ने से अच्छा है कि हम इशू और कॉन्सेप्ट को अगर समझ लें तो हमारे लिए बड़ा ही आसान हो जाता है किसी भी टॉपिक को समझने के लिए, स्पेशली क्लाइमेट चेंज या बायोडाइवर्सिटी। यहाँ पे भी देख लीजिए कॉन्टेक्स्ट है, मैं उसको रेफरेंस में लेकर के मैं इसका बैकग्राउंड इंट्रोडक्शन फिर आपके साथ शेयर करूँगा। सबसे पहले देखिए, ये जो इसका क्या बोलते हैं न्यूज है, कॉन्टेक्स्ट क्या है इसका, ये मैं देख लेता हूँ। हुआ क्या है कि अभी COP 15 कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, कॉप का फुल फॉर्म ये होता है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी। जो COP 15 अभी मॉन्ट्रियल कनाडा में ख़त्म हुआ है, तो उसमें से कुछ जो है कि अग्रीमेंट निकल करके आए, जैसे ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क, इधर ठीक है GBD होगा। तो हम इसको और आगे बढ़ाएं, हम वहाँ से चलते हैं जहाँ से इसका जन्म हुआ और जन्म होने के पीछे रीजन क्या था उसको हम सॉल्व करने चल रहे हैं। सबसे पहले मैं व्हाइट पेपर पे आता हूँ। व्हाइट पेपर के साथ मैं अपना शुरुआत करता हूँ। पहले देखिए, इंट्रोडक्शन ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ प्लानेट की हम यहाँ पे नहीं लिखे, प्लानेट लिखेंगे। प्लानेट मतलब जो अर्थ है, इससे रिलेटेड जो भी प्रोटेक्शन का काम किया गया है उसको संरक्षण के लिए। सबसे पहले 1972 स्टॉकहोल्म में शुरू किया गया। अब आपके दिमाग में आएगा 1972 कैसे, अब क्या हुआ। आप सभी को पता है कि ऑलमोस्ट 1950 तक आते आते ब्रिटेन डीकोलोनाइज पूरा तरफ से हो गया था। मतलब जितने उसके कॉलोनी थे सब लोग इंडिपेंडेंट हो गए थे। इंडिया जैसे था 1947 में, और चाइना भी उसी के आसपास हुआ था, और भी जो कंट्री थे उसके आसपास हुआ। मतलब 50 तक आते आते हुए थे, और जो बचे हुए थे आकर के 1960 तक हो गए। ठीक है। अब इससे पहले क्या हुआ, मैं अगर ये एक बेस ईयर 1950 मानूं तो इससे पहले क्या था। मतलब 16th सेंचुरी, 17th सेंचुरी, 18th सेंचुरी, 19th सेंचुरी, ठीक है, 20th सेंचुरी। तो इन सब के बीच में क्या था कि उस समय एक रोमन कैथोलिक चर्च हुआ करता था, इटली में पड़ता है। तो रोमन कैथोलिक चर्च ये जो है कि पूरे वर्ल्ड पे रूल करता था क्रिश्चियनिटी को लेकर के। लेकिन कुछ समय के बाद इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया और चर्च का रूल खत्म हो गया। इसलिए खत्म हो गया कि कुछ ग्रुप इसको आके चैलेंज किए, और वो ग्रुप थे कैपिटलिस्ट जो बोल देते हो, या फिर हिंदी में पूंजीवाद, या फिर इसका एक पहले पुराना रूप जो मर्केंटलिज्म। मतलब ये होता है कि ये बिजनेस करना चाहते थे और लॉजिक के हिसाब से, और हो भी क्यों ना, क्योंकि 18th सेंचुरी एक ऐसी सेंचुरी थी ना, ये पूरी तरह से वर्ल्ड को चेंज करके रख दी। जैसे 21st सेंचुरी अभी जो चल रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि 21st सेंचुरी पूरी टेक्नोलॉजी बेस्ड है। ये पूरे ह्यूमैनिटेरियन को चेंज करके रख दी। जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट, रोबोट वगैरह से पहले सब पुराने हो गए, वो सब पुराने रोबोट वगैरह हो गए। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट थिंग, ऑगमेंटेड इंटेलिजेंस जैसी सारी चीज़ें आ गई हैं। तो अब ये सिस्टम था। लेकिन जब 18th सेंचुरी था तो उस समय बहुत वर्ल्ड में बदलाव हो रहा था, बिजनेस कर रहे थे। और 16th सेंचुरी से ही आप जानते हैं कि यूरोपियन जो है कि इंडिया में आना शुरू कर दिए थे बिजनेस के पर्पज से। वो ले जाते थे यहाँ से जो
मतलब बिजनेस के लिए मसाले वगैरह जो होते थे वो ले जाते थे और वहाँ से प्रीशियस गुड्स लाते थे। अब हुआ क्या कि 17 तक आते आते ये खुद रूल करने लगे वहाँ के लोगों पे, जो स्पेशली साउथ ईस्ट एशिया पे। कुछ बचे खुचे जो यूरोपियन कॉन्टिनेंट के और कुछ बचे खुचे जो थे साउथ अमेरिका के को लेकर के। तब हुआ क्या, जब ये चीजें होने लगी ना, तो 18वीं सेंचुरी में जब रिवोल्यूशनरी चेंज हुआ तो ये जो ले जाते थे अपने पास, तो वो ये करते थे कि वहां से वो जो है कि मतलब वो होते थे, ट्री होते थे या फिर जो नेचुरल रिसोर्स होता, कोल, पेट्रोलियम तो बाद में आया, और भी गोल्ड माइनिंग जो भी होते थे उसको अंधाधुन मतलब माइनिंग किए और कोल अपनी कंट्री ले जाते थे। और कोल क्यों ले जाते थे, और इसलिए ले जाते थे कि 18वीं सेंचुरी में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हो गया था ब्रिटेन में। अब उसको नेचुरल रिसोर्स चाहिए था या फिर रॉ मटेरियल चाहिए था, वो अपनी कॉलोनी से अंधाधुन ले गया। बस ब्रिटेन ही नहीं, हालांकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ब्रिटेन से शुरू हुआ बट पूरे यूरोप में फैला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और जो यूरोप में भी नेचुरल रिसोर्स थे ना, वो भी लोग अंधाधुन यूज किए, जर्मनी, फ्रांस, पोलैंड वगैरह जो होते थे। तो इससे जो हुआ, कार्बन का इमिशन हुआ, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड का, और वो इन्वायरमेंट में वो बढ़ने लगा। अब ये सारी चीजें तो 2 साल 4 साल में पता नहीं चलती है। अब सोचिए कि 18वीं सेंचुरी से लेकर के अब 21वीं सेंचुरी में 300 साल के ऊपर हो गया है, ठीक है। और अब जाकर के अब लोग जो है कि जागना शुरू कर दिए, है कि नहीं, ये जो चल रहा है ये ह्यूमैनिटेरियन को तो खत्म करके रख देगा। जैसे क्लाइमेट चेंज में हो गया कि जहां पे रेनफॉल होना चाहिए वहां पे नहीं हो रही, जहां पे नहीं होना चाहिए वहां पे हो रही है। जितनी क्वांटिटी में होना चाहिए उतना नहीं हो रही, उससे ज्यादा या कम हो जा रही है। जब ज्यादा हो रही है तो जब हाई हो रही है ज्यादा तो क्या होता है, फ्लड आता है। जब कम होती है रेनफॉल तो ड्रॉट हो जाता है। फ्लड आता है तब भी प्रॉपर्टी का लॉस होता है, ड्रॉट होता है तब भी जो है कि लॉसेस होता है। मतलब एक बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन बट ये बदलने लगा था। ये बदलाव आपका 1950 से ही देखने को मिल रहा है, बट कोई कदम नहीं उठाया जा रहा था। लेकिन बाद में इन सारी चीजों को देखते हुए 1972 में स्टॉकहोल्म में एक NGO था, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन, उसने होस्ट किया। बट अभी तक इसमें क्या हुआ कि सारे जो डेवलप्ड कंट्री थे, जैसे वेस्टर्न कंट्री, यूरोप के, अमेरिका, ये अब उल्टा ही वो बात आ गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। वो उल्टे ही कह दिए कि ये जो पोल्यूशन या फिर जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है ना, वो उनकी वजह से हो रहा है। डेवलपिंग जो कंट्री हैं जैसे इंडिया या फिर चाइना या फिर जो कंट्री कॉलोनाइज थे, उनकी भी आर्गूमेंट एक स्ट्रॉन्ग थी। भैया आपके यहाँ जो है कि ये इतना माइनिंग हुई है, इतना बर्निंग हुई है कोल या फिर कन्वेंशनल एनर्जी की, तो वो तो आप ही की है। तो अब क्या हुआ, अब ये थोप करके डेवलपिंग कंट्री पे चले गए, कोई स्टेप नहीं लिया गया। तो धीरे धीरे 20 साल के बाद जब 1992 आया, इन 20 साल के अंदर जो डेवलपिंग कंट्री थे ना, जिनके ऊपर ये थोप के गए थे, इनको चटका लगा, एक मतलब शौक लगा कि अरे यार ये कैसे हो गया। तो सोचते सोचते इन लोगों को लगा भाई ठीक है हमारे यहाँ से हुआ, लेकिन आप ही तो यहाँ रूल करके गए थे ना, उधम मचाए थे। तो अब क्या हुआ, फिर ये जो है कि 1992 में जब कॉन्फ्रेंस हुआ, कहाँ पे हुआ, रियो डी जेनेरो में, ये ब्राजील में पड़ता है, ठीक। अब यहाँ इससे पहले भी 1992 से पहले डेवलपिंग कंट्री एकदम पुरजोर कहने भैया किया के तो आप गए हो और हम पे थोप दिए, ठीक है, आप तो एंजॉय कर रहे हो सारे। तब यहाँ से डेवलप्ड कंट्री के ऊपर जो वेस्टर्न कंट्री थे प्रेशर पड़ना शुरू हो गया, ठीक है। और जो ये 1992 का, एक सेकेंड मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ तो बेटर होगा, एक सेकेंड। जो ये 1992 का कॉन्फ्रेंस हुआ ना, ये प्रोटेक्शन ऑफ द प्लैनेट अर्थ के लिए एक मिल स्टोन साबित होकर के निकला। इसको
अर्थ समिट भी बोलते हैं, ठीक है। और यहां से 3 एकदम लैंडमार्क कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी निकल करके आई, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी डिफरेंट डिफरेंट फील्ड पे, बट तीनों जो है कि एक दूसरे से भरपूर रिलेटेड थे और हैं भी अभी, और वही जो कि इस आर्टिकल में बताने की कोशिश कर रहे हैं। ये पहला जो निकला UNFCCC, इसका जो कोप ये था क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग पे लेकर के वार्मिंग, ठीक है। जो दूसरा निकल करके आया वो UNCCD, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस कन्वेंशन ऑन डिजर्टिफिकेशन पे निकल करके आया। और तीसरा जो निकल करके आया जो कि यूएन कन्वेंशन ऑन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन जो कि बायोडाइवर्सिटी पे, ठीक है। अभी क्या हुआ, अब देखिए इसका ये मतलब पहले हम इसका समझ लेते हैं। इसका मतलब ये है कि जो क्या बोलते हैं, जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, जो कन्वेंशनल एनर्जी से निकल रही, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उससे क्या क्या हो रहा है। जैसे मान लीजिए कि फ्लड आती है, ड्रॉट हो जाता है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। कहीं फायर लग जाती है, सारी चीज़ें होती हैं। अगर वो फायर लगता है या ड्रॉट आती है या फ्लड आता है, फ्लड से जो किलन बढ़ती है, तो जाहिर सी बात है ना, ये जो डिजर्टिफिकेशन, अगर ड्रॉट आ जाती है, डिजर्टिफिकेशन होगा। ड्रॉट, अभी ड्रॉट वाला इससे रिलेट करिए, ठीक है। फायर वाला भी रिलेट कर दीजिए, डेजर्ट में आग लग जाए तो सबसे सारी सत्यानाश हो जाएगा, डेजर्टिफिकेशन हो गया। तो भैया जब डेजर्टिफिकेशन और क्लाइमेट चेंज एक दूसरे से रिलेटेड है, तो हम क्यों ना इंटरलेक्ट करके क्यों ना पढ़ें, तो हमें अच्छे से जो है कि अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। जो तीसरा बन के निकला कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। अब देखिए कोई एक ऐसी बायोम है, बायोम का मतलब ये हो गया कि ऐसा कोई एरिया टेम्परेचर और रेनफॉल के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है, ठीक है। मैं कभी डिस्कस करूंगा, बस यहाँ पे बायोम्स के बारे में पढ़िए। अब समझिए कि कोई डेजर्ट एरिया है या फिर ऐसी कोई एरिया है जहाँ पे जो है कि फायर लग जाती है, आग लग जाती है, जंगल है, मान लीजिए कि ये राजस्थान है अपना, वहाँ पे जो कि आग लग जाती है, फायर लग जाता है जब जंगल में, क्या होगा, वहाँ के जितने बायो मतलब जो डाइवर्सिटी होगी, जैसे प्लांट की हो गई या फिर एनिमल्स की हो गई, ये सारी चीज़ें जो कि क्या होंगी, ये सारी चीज़ें तो जो है कि ख़त्म हो जाएंगी ना। इससे क्या होगा, इससे यही होगा कि जो बायोडाइवर्सिटी है, जैसे कि मान लीजिए नेशनल पार्क है या फिर कोई से जू है, तो ख़त्म हो जाएंगे ना। तो ये बायोडाइवर्सिटी से, बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है, जो बायो है, प्लांट या फौना या फ्लोरा बोलते हैं जिसको, प्लांट एनिमल, वो उनको प्रोटेक्ट करना है, वो ख़त्म ना हो। देखिए हमें लगता है कि जैसे कि ये है चीता है या फिर लायन है या फिर बोलते जो भी वाइल्ड एनिमल हैं, हमें लगता है कि हमसे इससे क्या मतलब है, लेकिन सर होता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूँ। जैसे मान लीजिए आप कहते हो कि हमारे आसपास कुत्ते नहीं होने चाहिए, इस तरह के कीड़े मकोड़े नहीं होने चाहिए, ठीक है, घर में नहीं होना, खाने में नहीं होना चाहिए, बस खेतों में तो होना चाहिए ना। पहले अगर आप अपने खेतों में देखेंगे तो वो जो अर्थवाम, केचुआ जिनको बोला जाता था, बहुत मिलते थे, ठीक है, लेकिन अब मिलते ही नहीं है। क्यों नहीं मिलते हैं, रीजन है उसके पीछे, हमने मतलब नाइट्रोजन, यूरिया ज़्यादा, इतना फर्टिलाइजर यूज कर लिए सॉइल में अब इतनी जहरीली हो गई है ना, अब कोई एनिमल उसमें रह ही नहीं सकता। नहीं तो जो अर्थवार्म केचुआ हुआ करते थे ना, वो मिट्टी को मतलब बड़ी फर्टाइल बना देते थे। वो क्या करते थे, मिट्टी को खोदते थे एक के ऊपर एक और अपने पूरे बॉडी से फिर उसको डिस्चार्ज करते थे, ठीक है। तो वो जो मिट्टी होती थी काफ़ी ही मतलब फर्टाइल होती थी, उतने केमिकल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, यूरिया। लेकिन लोग इतना अंधाधुंध किए, पूरी सॉइल डाइवर्सिटी को ही ख़त्म करके रख दिए, सॉइल की जो बायोडाइवर्सिटी थी। अब ये आलम है कि अब सॉइल को प्रोटेक्ट करने के लिए ना एक सॉइल हेल्थ कार्ड चलती है, जिसमें 12 न्यूट्रिशंस को पैरामीटर किया जाता है, कितना कितना रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि डेजर्टिफिकेशन, क्लाइमेट चेंज और बायोडाइवर्सिटी सब रिलेटेड है एक दूसरे से।
यहीं से निकल के ये जाया है, तो ये मतलब एवरी ईयर होता है, ठीक है, जो यूएनएफसीसी का, तो इसलिए कॉप 27 चलता है, ठीक है, 27 कॉप जो अभी इजिप्ट में ख़त्म हुआ है पिछले 2 महीने, और ये हर साल होता है। लेकिन ये कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी पे ये 2 साल में एक बार होता है ऑलमोस्ट। ये अभी 15वां कॉप था हमारा, जो कि मॉन्ट्रिया में संपन्न हुआ है, ठीक है। तो ये हमारा कहने का मतलब ही है, सबको हम इंटीग्रेट करें। दूसरी चीज़ है, इससे जो क्लाइमेट चेंज में जो अभी लास्ट में आया हुआ है इसका हुआ, तो एक पेरिस अग्रीमेंट का नाम सुनते होंगे कि ठीक है, कॉप जो है कि 21 में वो किया गया था, 2015 में निकल करके आया है। तो अभी ये जो है इसमें कई कॉन्फ्रेंस वगैरह जो अग्रीमेंट किए गए हैं, तो हम आगे डिफरेंट कर। तो अब हम आते हैं अपने मेजर पॉइंट पे। मेजर पॉइंट क्या है हमारा? कॉप 15, ठीक है। तो हम अपना एडिटोरियल पे चलते हैं। ये हमने बैकग्राउंड डिस्कस कर लिया। आई होप कि आप अच्छे से इसको समझ गए होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं, एक सेकंड देख लेते हैं, हाँ ओके। अब यहाँ पे हम अपना ये पार्टी का देखने चल रहे हैं। सबसे पहले देखिए कि ये कॉन्फ्रेंस हुआ है। यहाँ पे देखिए क्या है, जो हेडलाइन है, एट द मेजर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, कंट्री रिजॉल्व, ठीक है, फॉरवर्ड द अरेस्टिंग अ ग्रेट एक्सटिंक्ट, ठीक है, एक्सटिंक्शनल थ्रेट, मिलियन द मोर स्पीसीज फेस, बायोडाइवर्सिटी स्पीसीज अर्जेंट नीड एक्शन, प्रॉब्लम ऑफ दिस इज नॉट न्यू, प्रॉब्लम ये नहीं है, पुरानी चली आ रही है। अब हम यहाँ पे देखते हैं, हमने डिस्कस किया कि मॉन्ट्रिया में हुआ। अब देखिए थोड़ा सा और मैं बैकग्राउंड इस पे डिस्कस कर ले रहा हूँ। जो भी कॉप 15 हुआ है, इसको देखेंगे, ये कहा जा रहा है कि जो इसकी प्रेसिडेंटशिप है ना, वो चाइना के पास है। तो इसलिए एक आ रहा कि ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है, और उसी पे एक आ रहा कुनमिन मॉन्ट्रिया, जो कि मॉन्ट्रिया अग्रीमेंट। हम इसका मतलब समझा देते हैं आपको एक सेकेंड में। एक सेकेंड, थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं तो हमारे लिए चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या है कि ये 2 साल पे होता है। कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी जो कॉप 15 भी हुआ, ये 2 होता है, ये 2 साल में एक बार होता है। तो जो मतलब 2021 और 2022 का ये था, मतलब लास्ट टाइम 2020 में हुआ था, ठीक है, अब 21-22 का होने वाला था, सॉरी 19 में हुआ था, 21-22 का 2 साल का होने वाला था। तो ये था कि ये चाइना में होगा, ठीक है, चाइना में। लेकिन चाइना में आप जानते हैं कि 2020 से ही कोविड का कहर वहाँ पे चल रहा है। तो ये जो कॉप 15 हुआ ना, इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। एक जो पार्ट हुआ इसका, एक कुनमिन मिंग, ये चाइना के एकदम साउदर्न पार्ट पे आएंगे ना, जब वहाँ पे पड़ता है। एक पार्ट वहाँ कुनमिन पे हो गया, और जो दूसरा पार्ट था, जो पार्ट 2 था, वो मॉन्ट्रियल मतलब कनाडा में ऑर्गेनाइज किया गया। लेकिन प्रेसिडेंटशिप चाइना के पास ही थी, ठीक है, इसका प्रेसिडेंट जो है कि चाइना ही था। चाइना ने अच्छा काम किया, और इस पे जो कि काफ़ी कंट्री जो कि अग्री हैं। तो ये आप समझ गए ना कि इस क्यों ऐसा है। तो आपको प्रेसिडेंटशिप में कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, 2 पार्ट में हुआ। तो इसमें हो सकता है कि आपसे पूछ दिया कि जो कॉप 15 हुआ है बायोडाइवर्सिटी पे, वो जो है कि प्रेसिडेंटशिप कनाडा की थी, क्योंकि मॉन्ट्रिया उसके स्टेट में हुआ। तो ये गलत है। तो ये आपको पता होना चाहिए, क्लियरिटी जो एकदम इंटरलिंक्स हैं, क्योंकि ओवरलैप करता है तो हमें दिक्कत होती है समझने में। तो ये 2 पार्ट में हुआ, और ये एवरी 2 ईयर में होता है। 1993 से हो रहा है, जब को रियो किया गया। जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी अभी हुई है ना, एक सेकेंड हम थोड़ा सा भी इसको और इरेज कर लेते हैं। जो ये कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी हुई है, ये देखिए किया क्या है। कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 15 जो हुआ है अभी, ये देखिए इसमें 4 गोल हैं और 23 टारगेट है, ठीक है। ये हमें पता होना चाहिए, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। हम आगे अभी 4 ये गोल के बारे में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें इशू है। एक जो इशू आता है इसमें काफ़ी हमारे लिए सेंसिटिव है। दूसरा ये है, यहाँ पे देखते हैं अब थोड़ा सा कि रियो अर्थ में, ये बैकग्राउंड हमने डिस्कस कर लिया है। उसमें
दूसरी बात क्लाइमेट चेंज, बायोडाइवर्सिटी, लैंड डिग्रेडेशन, ओशन एक्सपेंशन, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड है। लेकिन जो बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन है ना, ये देखिए ऐसा है कि ये बस उसको कंजर्व नहीं करता। देखिए इसमें कंजर्वेशन है, ठीक है, रिस्टोरेशन ऑफ द इकोसिस्टम, सस्टेनेबल यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्स, ठीक है, इक्विटेबल शेयर बेनिफिट होता है। अब इक्विटेबल सस्टेनेबल यूज नेचुरल रिसोर्स का मतलब ये होता है कि हम इस तरह से नेचुरल रिसोर्स यूज करें कि आने वाली पीढ़ियों में, जैसे इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ठीक है, कि आने वाली पीढ़ियों का। और एक है कि इक्विटेबल शेयरिंग बेनिफिट, इसका ये मतलब होगा कि जैसे मान लीजिए हम व्हाइट बोर्ड पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए, एक सेकेंड, इक्विटेबल शेयरिंग, ठीक है, इसका ये मतलब होता है कि जैसे मान लिया कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी है, ठीक है, कंपनी है, वो मेडिसिन बनाती है, और उसको कोई ऐसा प्लांट, मतलब पेड़ पौधा है, जड़ी बूटी जो मिल गई उसको बनाना है। लेकिन ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनी है ना, वो अमेरिका की है, यूएसए की है, और जो ये प्लांट मिला है ना, इंडिया में मिला है, इंडिया में तमिलनाडु में। इधर क्लियर? या फिर हिमालय ले लीजिए, हिमालय में बहुत है, तमिलनाडु ही रहने दीजिए, वहाँ भी बहुत सी जड़ी बूटी मिल जाती हैं। अगर ये फार्मास्यूटिकल यहाँ से ले जाती है ये प्लांट और यहाँ पे मेडिसिन बनाती है, तो आप सोच करके कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा, हम बता दे रहे हैं यहाँ पे फिर, लेकिन आप भी बताइएगा सही कि गलत है, कि ये जो प्रॉफिट होगा इसका, प्लांट तो इंडिया तमिलनाडु का है, लेकिन ये बन रही है कहाँ पे, यूएसए में, यहाँ से ले जा करके। तो आप बताइए कि इस पे राइट किनका होगा? क्या इंडियन प्लांट तमिलनाडु जो यहाँ से ये मेडिसिन प्लांट दिए, इनका नहीं होना चाहिए या होना चाहिए, या यूएसए का भी राइट है? तो यहाँ पे क्या है ना, ये इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब यही है कि प्लांट यहाँ से ले रहे हो जो जड़ी बूटी है, ठीक है, आप ले आकर के उसको एज ए मेडिसिन प्रोसेस, जैसे मतलब हल्दी है, आप हल्दी इंडिया में प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हल्दी पे इंडिया का जो है कि ये है, मतलब पेटेंट है, राइट है, ये बरसों से चलिए, घाव लग जाए आपको, उस पर पीस करके पेस्ट बना के रख दीजिए, बॉडी में पेन है, उसको दूध में हल्दी मिला करके पी लीजिए, ठीक है। तो हमारा ना हल्दी पे राइट है, आज से नहीं, पुराणों में, वेदों में लिखा हो गया है। तो एक बार बीच में इशू चला था कि अमेरिका ने इस पे अपना कॉपीराइट ले रहा था, ठीक है, तब इंडिया ने कहा ऐसा भाई देखिए हमारे पुराणों में लिखा गया है, आज से नहीं, 2000 साल पुरानी बात है, तो इस पे आप जबरदस्ती मत करिए। तो वो नहीं मिल पाया उसको पेटेंट, तो इस वजह से इंडिया के पास है। हालांकि ये भी मैं बता दूं, ये लीगली नहीं है, बस ये ओरली ही है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। तो इसमें जो इक्विटेबल शेयरिंग का मतलब है ना, ये तमिलनाडु की जो लोग जहाँ के हैं उनको भी मिलना चाहिए, और नहीं तो पता चले ये चल अच्छा एक बार ले गए बेटा, ठीक है, अगली बार आओइए, हम अगली बार आएंगे तो रोकेंगे, नहीं रोकेंगे, नहीं मानेंगे, तीसरी बार क्या करेंगे, उसको खोद के हम जमीन में मिला देंगे प्लांट को, अब वहाँ से जो कि ख़त्म कर देंगे, अब बनाओ तुम दवाई। तो ये सारी चीज़ों को देखते हुए थोड़ा सा मैं मतलब लेमन वर्ड में यूज कर रहा हूँ, इसलिए कि थोड़ा सा आप इंटरेस्टिंग उसको तरीके से पढ़िए। तो ये इस तरह के होता है इक्विटेबल शेयरिंग की। तो ये बायोडाइवर्सिटी उसको भी होता है, ये देखिए दिया हुआ है एग्जाम्पल, मैं वही एग्जाम्पल रख दिया आपके साथ। दूसरी जो बायोडाइवर्सिटी वाला है ना, जो बायोडाइवर्सिटी का, ये अभी से पहले जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क आया, इससे पहले जो ना 2 हमारे पास कन्वेंशन थे, एक कार्टाजीना था, एक नागोया था। यहाँ पे कार्टाजीना था, जो ये कार्टाजीना है आपका 2003 में किया गया था, और जो ये नागोया है ये आपका 2014 में, ठीक है, आपको इसको समझ। अब हम आते हैं जो कार्टाजीना प्रोटोकॉल, ये किससे, क्योंकि देखिए जो अभी एक सेकंड थोड़ा सा हम इसको इरेज कर लेते हैं, ये ओके ओके ओके। अब क्या है, जो ये कार्टाजीना है, जिसको कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी में जो इस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क से पहले जो कार्टाजीना नागोया था, तो कार्टाजीना था ये बायोसेफ्टी, ठीक है, बायोसेफ्टी प्रोटेक्शन बायोडाइवर्सिटी जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। अब ये इसका ये मतलब है ना कि जैसे मान लीजिए कि अब हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, जैसे हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड लेकर के, ये ओके ओके ओके। अब यहाँ क्या है कि जो हमारा ये क्या बोलते हैं कार्टाजीना है, कार्टाजीना ये क्या है, ये जेनेटिक मॉडिफाई से प्रोटेक्ट करता है। जैसे मान लीजिए कोई प्लांट है या बायोडाइवर्सिटी है, ठीक है,
बायो कोई प्लांट है उसको आप जेनेटिक मॉडिफाई, जैसे मान लीजिए कि इसमें मस्टर्ड का बड़ा चर्चा में चल रहा है, उसको जेनेटिकली मॉडिफाई कर दो। अब पता चले ये प्रोड्यूस कर रहे हो, पता चले आसपास के जो वहाँ के इंडिजिनस हैं, ठीक है, प्लांट है, उनको ले डूबे, उनको ख़त्म करके अपना वर्चस्व बना ले। तो ये भी ध्यान रखना, यही जो है कि कार्टाजीना प्रोटोकॉल का है कि आप जेनेटिक मॉडिफाई से वो उसको प्रोटेक्ट करो, ठीक है। ये सारी चीज़ें उसी में बोली गई सेफ, ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया गया है जेनेटिक क्रॉप से। दूसरा जो हमारा यहाँ पे है नागोया प्रोटोकॉल। नागोया प्रोटोकॉल ये है कि कॉमर्शियली यूटिलाइजेशन ऑफ बायोलॉजिकल एंड जेनेटिक रिसोर्स, फॉर एग्जांपल फार्मास्यूटिकल, ये एक्सेस शेयरिंग बेनिफिट हमने अभी डिस्कस किया था ना, एक्सेस शेयरिंग बेनिफिट, एक्सेस एंड शेयरिंग बेनिफिट जैसे हमने कहा था ना यूएसए और तमिलनाडु इंडिया का है ना, कैसे एक्सेस और शेयरिंग बेनिफिट, एक्सेस यूएसए को दे दीजिए लेकिन इसका जो बेनिफिट हो रहा है ना आप यूएसए से आप तमिलनाडु को भी दीजिए। तो ये जो है कि आपका नागोया से रिलेटेड है, इधर क्लियर। अब हम आते हैं, और ये जो दोनों प्रोटोकॉल्स है ना ये पेरिस क्लाइमेट अग्रीमेंट से ही कंपेयर किए जाते हैं, ठीक है। जैसे पेरिस क्लाइमेट हमने कहा ना ये जो है कि क्लाइमेट चेंज से। अब एक वर्ड और आता है कन्वेंशन बायोडाइवर्सिटी में 30-30। 30-30 का मतलब ये हो गया कि जैसे मैं एक सेकेंड थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, फिर उसके बाद ओके करते हैं, ओके। अब क्या है कि 30-30 का मतलब क्या है? 30-30 का मतलब में देखिए, अब 30% बायोडाइवर्सिटी को रिस्टोर करना, प्रोटेक्ट करना, मैनेज करना, कब तक? बाय 2030 तक, और ये जो कि अच्छा खासा हो जाए 2050 तक। इधर के लिए अगर आपसे पूछता 30-30 क्या है तो ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड, रिस्टोर, प्रोटेक्ट, इससे रिलेटेड ये काम करता है। दूसरी चीज़ है ये है कि जो ये अभी कॉन्फ्रेंस हमने यहाँ पे देखिए हुआ है, तो हमने उसको पहले सेकेंड पार्ट ऑफ द कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट पार्ट जो है कि कुनमिन चाइना में हुआ है ड्यू टू कोविड की वजह से, तो उसको जो कि कन्विंस नहीं किया जा सका। तो ये बेसिक चीज़ें हमने वही जो कि अंडर प्रेसिडेंसी था चाइना 4 गोल और 4 जो है कि आपका वो है 30% 30 तक 2030 तक इंश्योर रेस्टोरेशन की बात करता है। ये जो गोल है ना ओवरऑल, अब 4 ये जो हमारा 4 गोल है उसको दे सॉरी, ये मेंटेन इनहांस रिस्टोरेशन की बात करते हैं 50-50 तक। फिर अनदर गोल होता है इंश्योर 10 फोल्ड रिस्टेड एक्सटिंक्ट, मतलब गोल ये है कि इंश्योर जो एक्सटिंक्ट मतलब जो हमारी स्पीसी हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए कि डॉल्फिन है, फिर टर्टल होते हैं, गौरैया होती हैं वगैरह, उनको जो कि स्पीसीज को, क्योंकि वो हमारी इकोसिस्टम बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करते हैं। उसमें से फिर एक है गोल में से ये है कि हम जो हमारा फूड वेस्टेज होता है ना, फूड वेस्टेज, जैसे किसी पार्टी में जाइए लोग 2 पूड़ी खाने के होते हैं 8 पूड़ी रखवा लेते हैं, तो वो क्या होता है कि 6 पूड़ी तो बेकार ही जाती है ना। रसगुल्ले देख लेंगे मुंह में पानी आ जाता है, तो वो क्या करेंगे कि नहीं भैया ले लो प्लेट में, भले ही फेंक देंगे, भैया एक खा लो फिर दूसरा बार लेना, वहाँ मनाही तो है नहीं। ये चीज़ें हैं उसको वेस्ट करना। और दूसरी चीज़ है रिड्यूस रिस्क, ये वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इंडिया के लिए ये भी है कि जैसे मान लीजिए हमने कहा ना कि जो सॉयल है, सॉयल की फर्टिलिटी दिन पे दिन डिक्री कर रही, होता क्या है कि पेस्टिसाइड यूज हो रहा है। तो जो वेस्टर्न कंट्रीज है उनका बड़ा एक एक्टिव रोल था कि हम कहीं ना कहीं जो पेस्टिसाइड पे फर्टिलाइजर पे सब्सिडी देता है इंडिया, उसको बंद किया जाए। बट एक आर्टिकल है, मैं उसको डिस्कस करूंगा अलग से, ठीक है, कि इशू क्या है पेस्टिसाइड सब्सिडी को लेकर के। तो इसमें यह है कि जो एग्रीकल्चर में यूज हो रहा है पेस्टिसाइड, उससे बायोडाइवर्सिटी भी लॉस हो रही है। हमने अभी डिस्कस किया है एग्जाम्पल लेके, अभी एक सेकंड, अभी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ओके, देखिए हमने क्या कहा कि ये सॉयल है, सॉयल में हम नाइट्रोजन को भरपूर यूज किए। अब उससे हुआ क्या कि जो अर्थ वार्म थे उनकी डेथ हो गई। हम तो एक एग्जाम्पल ले रहे हैं ना, ठीक है, बाकी बहुत से हो गए होंगे। तो इससे क्या है कि जो सॉयल की डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी उसमें है, वो लॉस खत्म हो जा रही है। तो उनका ये कहना है ना कि जो आप फर्टिलाइजर दे रहे हो सब्सिडी, उसको कम कर दीजिए, क्योंकि इंडिया बहुत अच्छा खासा सब्सिडी देता है फार्मर को अपने फर्टिलाइजर पे, ठीक है। तो लेकिन इंडिया ने इसको प्रोटेक्ट किया, भाई ऐसा नहीं हो सकता। क्यों प्रोटेक्ट किया, कैसे किया, क्या आर्गूमेंट दिया, हम एक आर्टिकल अलग से उसके लिए हम बनाएंगे। क्या एग्रीकल्चर पे जो सब्सिडी दी जा रही है उससे बेनिफिट क्या है, लॉस क्या है,
ठीक है, ये बायोडाइवर्सिटी का किस तरह खर्चा किया। तो ये इंडिया के लिए काफ़ी सेंसिटिव का विषय हो गया। हमने 4 ये गोल हमारी थी जो डिस्कस किया, जो कि फूड वेस्टेज को था, जो एक्सटिंक्ट स्पीसीज थे उनको रिस्टोर रेट करना था, एक पेस्टिसाइड का था। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने 3-4 जो कि डिस्कस किया है, हमारा गोल था। तो ये बेसिक हमने चीज़ें डिस्कस किया। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए अभी क्या हुआ है कि ये सारी चीज़ें तो चल ही रही हैं, ठीक है, लेकिन इससे पहले एक जो अभी हमने ये 23 टारगेट और 4 जो है कि हमारा वो रखा गया है, तो उसका ये है कि हम ओवरऑल जो कि 2050 तक अच्छा खासा जो कि अचीवमेंट मिलस्टोन कर लेंगे। दूसरी चीज़ है कि ये इससे पहले 2010 में एक कॉप हुआ था, कॉप 10 नागोया जापान में, और वो हुआ था नागोया में। एक प्लेस है, जैसे मान लीजिए कि मैं यूपी की बात करूँ, यूपी में एक स्टेट हो गया यूपी, और वहाँ पे वाराणसी या फिर इलाहाबाद प्रयागराज जो कि छोटी सी सिटी हो, तो ये कर लीजिए कि नागोया आपका प्रयागराज जैसा हो गया, और सॉरी नागोया आपका यूपी जैसा हो गया, और आईची जो कि प्रयागराज जैसा। तो वहीं से आईची एक टारगेट निकल कर 20 टारगेट रखा था डिफरेंट, बट वो अचीव भी नहीं हो पाया, बस एक चला, मतलब 2010 से लेकर के 20 तक। लेकिन अब जो है 20 से लेकर के 30 तक है। अब देखते हैं कितना सक्सेस होता है, चैलेंजेस भी हैं और कितना को लोग करते हैं। तो ये हमारा बेसिक चीज़ें था बायोडाइवर्सिटी को लेकर के। आई होप कि आप इसको 2 बार 3 बार देखें और इसको अच्छे से कन्विंस कर लेंगे, अंडरस्टैंडिंग कर लेंगे, तो आपको जो क्लाइमेट की इशू होता है चीज़ें नहीं जो कि परेशान करेंगी। हम ऐसे ही जैसे अभी बायोडाइवर्सिटी बनाए, तो हम ऐसे ही जो कि 3 हमने बनाया था ना, एक क्लाइमेट चेंज पे UNFCCC को लेकर के, फिर उसके बाद डेजर्टिफिकेशन को लेकर के, अभी तो बायोडाइवर्सिटी वाला हमने पूरा कंप्लीट कर लिया। तो ये 2 हैं। तो हम कभी एक अच्छा सा आर्टिकल और मिला तो हम इन दोनों को ऑफकोर्स डिस्कस करेंगे, या न्यूज़ में रही तब, ठीक है। सो अब मैं अपने डिस्कशन को यहीं पे स्टॉप करता हूँ। थोड़ी लंबी वीडियो बन गई होंगी, बट डोंट वरी, आप पूरा 360 डिग्री इसको कवर कर लें। अब ज़रूर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो तो कॉमेंट्स दीजिएगा और क्वेश्चन ज़रूर पूछिएगा, और बी केयरफुली 2 बार देखिए, 3 बार, और चलते रहिए रास्ते में। मेरी वॉइस है, आपको देख सकते हो। तो ऑफ कोर्स मैं अपनी लेक्चर का PDF नहीं प्रोवाइड कर रहा हूँ, अभी टाइम लगेगा इसमें। सो अब तक के लिए बस इतना ही, सुनते रहिए, और इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच डिस्कशन।